हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हमारी जो मध्य प्रदेश की इतिहास की लेक्चर सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, ये उसका थर्ड लेक्चर होगा। लास्ट दो लेक्चर में हमने जो प्राचीन इतिहास होता है मध्य प्रदेश का, उसमें हमने पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, महाकाव्य काल और वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य, यहाँ तक हमने कवर किया था। इसके बारे में पूरी डिटेल हमने लास्ट उन दो लेक्चर में कवर की थी। तो अब इस लेक्चर में हम सुंग वंश और इसके आगे के जो वंश है, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इस वंश को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपने लास्ट दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाकर के आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यूज़फुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक जो ये फ्री मटेरियल है और ये लेक्चर सीरीज़ है उन तक पहुँच सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हमको पढ़ना है सुंग वंश के बारे में। सुंग वंश के बारे में हम देखेंगे कि इसकी स्थापना किसने की, राजधानी वगैरह जो भी डिटेल हम देखते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो सुंग वंश है, सुंग वंश की जो नींव जो है पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी, और इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके मगध में सुंग वंश की नींव रखी थी, और लगभग 185 BC की ये बात है। और इन्होंने राजधानी बनाया था विदिशा को। विदिशा जो थी सुंग वंश की राजधानी हुआ करती थी। सुंग वंश के वंशज जो थे वो उज्जैन से संबंधित थे। इनकी राजधानी विदिशा थी, लेकिन उनके जो वंशज थे वो उज्जैन से संबंधित थे। अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करते थे। जो अग्निमित्र थे वो विदिशा के राज्यपाल थे, और वो उनके पिता पुष्यमित्र शुंग थे, तो उनके प्रतिनिधित्व में वो काम किया करते थे विदिशा में। पुष्यमित्र ने मेनांडर हिंद यूनानी को पराजित किया था। हम पढ़ते हैं कि भारत में जो आक्रमण हुए थे, हिंद यूनानी, पहलव, कुषाण और ये हूण, ये जितने भी आक्रमण हुए थे, तो वो आक्रमणकारी में हिंद यूनानी जो हुआ करते थे उनमें से एक शासक हुआ करता था मेनांडर। तो मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने जो है पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग जो थे ब्राह्मण जाति को बिलोंग करते थे, और बहुत ही शक्तिशाली शासक उस टाइम पे ये माने जाते थे। तो इस कारण इन्होंने जो मेनांडर को उन्होंने पराजित किया था, और काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए थे उस टाइम पे। पतंजलि जो कि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, और ये जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। अग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र, जो कि कालिदास द्वारा रचित इस रचना, ये जो है प्रथम रचना है, कालिदास द्वारा रचित है। तो इसका नायक जो है वो अग्निमित्र है, और ये जो मालविकाग्निमित्र जो रचना है कालिदास जी की, उनकी प्रथम रचना है। और एक मालविका नामक जो स्त्री थी, उसके साथ अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। शुंग काल के 8वें शासक भागवत, जिनका पूरा नाम काशीपुत्र भागवत था, के शासन काल में ग्रीक राजा एंटिआल्टेस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा आया था। उसने भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है, और ये जो है गरुड़ स्तंभ जो है सतना में स्थित है, और सतना या विदिशा में ये स्थित है, और जो है इसे वर्तमान में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। जो अंतिम शासक इस वंश के हुए थे वो देवभूति हुए थे। तो इस बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या उपलब्धियां हुई इस काल में, वो मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में यहाँ पे नोट किया है। तो ये जो है ये मनुस्मृति की रचना का काल है, और मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है। बरहुत बौद्ध स्तूप, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था, उसका पुनर्निर्माण शुंग काल में कराया गया। सांची के स्तूप में 4 दीवारी और प्रवेश द्वार शुंग काल में ही निर्मित कराए गए थे। वैष्णव धर्म के उत्थान का ये काल है। जैसा कि मैंने बताया कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो ब्राह्मण जाति को बिलोंग करते थे, तो ये जो है वैष्णव धर्म के उत्थान का काल माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्ण वंश। तो चूँकि कर्ण वंश का जो
शासन क्षेत्र था मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं माना जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड इनके वंश के बारे में कोई ज़्यादा जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने यहाँ पे नोट की हुई है और इससे ज़्यादा मुझे कहीं से भी जानकारी नहीं मिली। तो क्योंकि इनका शासन क्षेत्र मध्य प्रदेश में था नहीं, तो हमें पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इनके संस्थापक जो थे वासुदेव थे और अंतिम शासक सुधर्मा थे। इनका जो साम्राज्य था केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित था। जैसे कि मैंने बताया कि जो इनका शासन क्षेत्र था वो पाटलिपुत्र तक ही सीमित था। मध्य प्रदेश से इस वंश का जो संबंध है वो नहीं माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मालवा और विदिशा ये सारे क्षेत्र सातवाहन वंश के अंतर्गत आते थे, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि कृष्णा गोदावरी क्षेत्र जो है प्रतिष्ठान के अंतर्गत माना जाता है। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थान में स्थित है। और इसके प्रमुख शासक जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे गौतमीपुत्र शतकर्णी थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो साम्राज्य था, ये जो वंश था वो मातृसत्तात्मक था, क्योंकि ये जो भी शासक होते थे वो अपनी जो है माँ का नाम मेंशन करते थे अपने नाम के साथ, लेकिन क्योंकि उत्तराधिकारी पुत्र के रूप में ही चुना जाता था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो वंश था वो मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत और पाली थी। तो दो भाषाएं थी, प्राकृत और पाली, इनकी दो राजकीय भाषाएं थीं। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और शीशे की मुद्राओं का जो है इन्होंने प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगवाया जाता था। प्रमुख शासक जो इसमें हुए थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, विशिष्टपुत्र पुलवामी और यज्ञश्री सतकर्णी। ये जो है महान शासक हैं, क्योंकि शासकों को लेकर के पूछा जाता है कि ये शासक किस वंश से संबंधित है, इसलिए मैंने यहाँ पे शासकों के नाम मेंशन किए हैं। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। उत्तर भारत की संस्कृति और दक्षिण भारत की संस्कृति के मध्य सेतु का काम किया था, और जो संबंध भी थे उनके बीच में भी एक सेतु का कार्य ये इस वंश ने किया था। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की, जिसका उल्लेख नानाघाट अभिलेख से मिलता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं कि भूमि दान देने की प्रथा, जिसको हमने बाद में सामंत व्यवस्था के रूप में पढ़ा है, एकता व्यवस्था के रूप में हमने इसको बाद में पढ़ा है मध्यकालीन इतिहास में, तो इसकी शुरुआत सातवाहनों ने की थी और इसकी जानकारी नानाघाट अभिलेख से मिलती है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि भूमि दान देने की प्रथा किस वंश ने प्रारंभ की और नानाघाट अभिलेख किस वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये सातवाहन वंश से संबंधित है। इस वंश के पूर्वी मालवा पर अधिकार का उल्लेख सांची स्तूप की वेदिका पर उत्कीर्ण है, जो सतकर्णी द्वारा करवाया गया था। जो इस वंश ने जब पूर्वी मालवा को विजय किया था तो इसका उल्लेख इन्होंने सांची स्तूप की वेदिका में किया था, और ये सतकर्णी जो शासक थे उनके द्वारा करवाया गया था। त्रिपुरी उत्खनन से सातवाहनों के शीशे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, त्रिपुरी हम सबको पता है, जो त्रिपुरी है वो जबलपुर में स्थित था और वहाँ के उत्खनन से सातवाहन के शीशे के सिक्के प्राप्त हुए थे। और शीशा ये कहाँ से मंगवाया करते थे? ये रोम से शीशा मंगवाया करते थे सिक्के और मुद्रा बनाने के लिए। शासक यज्ञश्री सतकर्णी 165 से 193 ईस्वी इनका शासनकाल माना जाता है कि सिक्के वेशनगर, तेवर और देवास से प्राप्त हुए हैं। राजा श्रीसत के सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर से मिले हैं। तो यज्ञश्री सतकर्णी थे, उनके सिक्के हमें वेशनगर जो कि विदिशा और तेवर और देवास यहाँ से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, और राजा श्रीसत के सिक्के उज्जैन, देवास, होशंगाबाद और जबलपुर से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनका शासन क्षेत्र जो था वो पश्चिमी मालवा, पूर्वी मालवा,
अनूप, निमाड़ और विदिशा। जो अगर हम मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं तो इस साइड जो है मालवा का क्षेत्र है, तो पश्चिमी मालवा और पूर्वी मालवा दोनों में इनका जो शासनकाल जो है माना जाता था। अनूप जो कि निमाड़ वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश के निचले भाग में जो खंडवा निमाड़ वो वाला क्षेत्र इनके शासन क्षेत्र में था। और विदिशा जो है वो भी इनके शासनकाल में शासन क्षेत्र में सम्मिलित था। तो लगभग हम कहें तो 50 से ज़्यादा % भाग जो है मध्य प्रदेश का वो सातवाहन वंश के अधिकार क्षेत्र में रहा है। इसलिए सातवाहन वंश के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इतनी डिटेल पढ़ने के बाद हमसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के राज दरबार में उपस्थित हुए थे? तो हेलियोडोरस हमने देखा कि ग्रीक राजा जो एंटिआलडीस थे उनके राजदूत थे, और वो जो है मौर्य वंश में तो नहीं आए थे, हेय वंश में भी नहीं आए थे, ये तो बहुत पहले के वंश हो गए हैं। तो ये शुंग वंश में आए थे। और जो हमने देखा था कि जो 8वें शासक थे जिनका पूरा नाम काशीपुत्र भागवत था, उनके जो शासन के टाइम पे जो है ये आए थे। हमने यहाँ पे देखा था, ये देखिए गरुड़ स्तंभ का इन्होंने निर्माण कराया था, और ये राजदूत थे हेलियोडोरस जो कि विदिशा आए थे। और 8वें शासक जो थे उनके शासनकाल में काशीपुत्र भागवत के शासनकाल में ये जो है भारत आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शुंग वंश। निम्नलिखित में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन संचालन का पता चलता है? तो कौन सा ऐसा जो वस्तु है जिससे सातवाहन का मध्य प्रदेश में शासन था, इस बारे में हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो तांबे के सिक्के हैं उस के द्वारा जो है हमें इस बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही हमने देखा था कि शीशे के सिक्के भी त्रिपुरी उत्खनन से जो है प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सातवाहनों के शीशे के सिक्के निम्न स्थान के उत्खनन से प्राप्त हुए। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये त्रिपुरी से है प्राप्त हुए हैं। तो जो ये शीशे के सिक्के हैं ये त्रिपुरी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मनुस्मृति की रचना का काल जो कि हमने अभी पढ़ा है, ये सातवाहन काल तो नहीं है, गुप्त काल भी नहीं है, शुंग काल जो है इसका आंसर है। गुप्त काल बहुत बाद का काल है, और सातवाहन हमने भी पढ़ा, इसमें ऐसा कुछ जो है हमने नहीं देखा है रचना वगैरह। तो शुंग काल जो है वो मनुस्मृति की रचना का काल है। कर्ण वंश का संस्थापक था, तो सुधर्मा जो थे वो तो थे नहीं, सतकर्णी सातवाहन वंश से संबंधित है, और सिमुक जो है वो भी सातवाहन वंश से संबंधित है। तो इसके संस्थापक होंगे वसुदेव। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के बारे में पूरी डिटेल हमने इस लेक्चर में कवर की है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक मैंने मेंशन की हुई है, आप वहाँ पर जाकर के फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मध्य प्रदेश के इतिहास की जो लेक्चर सीरीज़ है इससे आप जुड़ सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।